हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस 2020 के फिजिक्स पेपर 1 के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर with left one at 0 centimeter and right one at 90 centimeter. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially only left finger slips with respect to scale and the right finger does not. ठीक है. After some distance, the left finger stops and the right one starts slipping. Then the right finger stops at distance xr, center से 50 centimeter जो है, of the scale and the left one starts slipping again. This happens because of difference in frictional forces on the two fingers. If the coefficients of static and dynamic friction between the fingers and the scale is 0.4 and 0.32, find the value of xr. तो कुछ लंबा चौड़ा सा अजीब सा सवाल दे रखा है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो एक स्केल है हमारे पास, ये 50 सेंटीमीटर है। हमने लेफ्ट फिंगर यहाँ प्लेस करी और राइट फिंगर यहाँ प्लेस करी। ये 40 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर मार्क पे और ये 0 सेंटीमीटर मार्क पे। अब उसने हमें बोल रखा है कि हम दोनों फिंगर्स को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर की तरफ, पर जो हमारी लेफ्ट फिंगर है वो स्टार्ट मूव करने लगी। तो ठीक है, तो मान लेते हैं हमारी लेफ्ट फिंगर यहाँ तक आ गई, एक्स डिस्टेंस तक आ गई सेंटर से, और राइट वाली अभी भी यही है 40 सेंटीमीटर में, ये 90 सेंटीमीटर मार्क है। तो अब जब हमारी लेफ्ट फिंगर यहाँ एक्स डिस्टेंस तक आ गई, फिर उसने कहा कि अब लेफ्ट फिंगर स्टॉप हो गई और राइट फिंगर मूव होने लग गई। तो यहाँ पे इसका एफबीडी बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे N1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे N1 लग रहा है नॉर्मल, N2 लग रहा है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है तो म्यू डायनामिक इंटू N1 होगा, क्योंकि लेफ्ट फिंगर अभी जस्ट मूव कर रही थी, अभी जस्ट स्टॉप हुई है ना, तो डायनामिक ही लग रहा था। और यहाँ पे स्टैटिक ही है पूरे टाइम, तो म्यू एस N2। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लेते हैं। N1 इंटू एक्स इज इक्वल टू N2 इंटू 40, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है स्केल में, तो उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कितनी होगी, 0.32 N1 इज इक्वल टू 0.4 N2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 N1 इज इक्वल टू 5 N2, N1 बाई N2 इज इक्वल टू 5 बाई 4 विच इज इक्वल टू 40 बाई एक्स। तो हमारा x की वैल्यू 32 सेंटीमीटर आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि जब लेफ्ट फिंगर हमारी 32 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर है तो वो स्टॉप हो जाएगी। अब राइट फिंगर मूव होने लग गई। जब राइट फिंगर मूव होने लग गई 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारी लेफ्ट फिंगर जो है स्टॉप हो चुकी है 32 सेंटीमीटर। और हमने मान लिया जो राइट फिंगर है वो क्या बोल रखा है, एक्सआर डिस्टेंस पे स्टॉप करती है सेंटर से, एक्सआर डिस्टेंस पे स्टॉप करती है। हमने अब राइट फिंगर मूव करने लगे और वो एक्सआर डिस्टेंस पे सेंटर से फिर स्टॉप कर गई और फिर लेफ्ट फिंगर वापस मूव करने लग गई सेंटर की तरफ। तो जब वो स्टॉप करी तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ N1 डैश लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल अब बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्मल बदल चुकी है N2 डैश। अब राइट वाली जस्ट मूव कर ही रही थी, जस्ट स्टॉप हुई है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स डायनामिक के हिसाब से लग रहा है म्यू डी N2 डैश। और ये तो स्टॉप थी पूरे टाइम जब तक राइट मूव कर रही थी, तो यहाँ पे स्टैटिक लग रही होगी। तो फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं। तो N1 डैश 32 इज इक्वल टू N2 डैश XR, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। म्यू एस कितना, 0.4 N1 डैश is equal to 0.32 N2 dash implies N1 dash by N2 dash is equal to 4 by 5 which is equal to XR by 32। तो इससे हमारा आ जाएगा XR is equal to 25.6 सेंटीमीटर। अब ये जो राइट वाली फिंगर है ये 25.6 सेंटीमीटर के सेंटर से जाके रुक जाएगी और अब फिर लेफ्ट वाली फिर राइट मूव करने लग जाएगी। तो हमें यही पूछ रखा था कि then the right finger stops at a distance xr,
तो राइट फिंगर कितने डिस्टेंस सेंटर से स्टॉप करती है, तो वो हमने निकाल दिया 25.6 सेंटीमीटर। तो थोड़ा डिफिकल्टी सवाल था इसे समझना कि सवाल कराना क्या चाहता है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। When water is filled carefully in a glass, one can fill it up to a height h above the rim of the glass due to surface tension of water. To calculate h just before water starts flowing, model the shape of the water above the rim as a disk of thickness h having semicircular edges as shown schematically in the figure. So when the pressure of water at the bottom of the disk exceeds what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing from there. If the density, surface tension, acceleration due to gravity ये है, तो respectively the value of h निकालना है। तो जो value of h है वो maximum value of h पूछ रखा है हमें कि जैसे ही ब्रेक होगा उस टाइम का h बताना है। तो वो कब होगा, जब p डाउनवर्ड इज इक्वल टू p अपवर्ड। p डाउनवर्ड क्या हो जाएगा उस डिस्क के वेट की वजह से, तो वो हो जाएगा mg बाय, ये मान लेते हैं इसका रेडियस r है तो पाई आर स्क्वायर। और p अपवर्ड क्या होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब हमें पता है एक जो सरफेस है जिसके दो अलग अलग रेडियस है, तो उसकी सरफेस टेंशन का फॉर्म, चेंज इन प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन का वो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा जो हमारा सरफेस टेंशन है टी मान लेते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू टी टाइम्स 2/h, एक ये वाला रेडियस हो गया और एक ये वाला रेडियस, ये तो इन्फिनिटी ही है, तो प्लस 1/इंफिनिटी। तो डेल्टा पी हमारा रहेगा 2t/h। तो ये देख लेते हैं। तो mg बाई पाई आर स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, रो वाटर पाई आर स्क्वायर h इंटू जी बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2t/h। तो ये तो कट गया, तो हमारी h की वैल्यू आ गई √2t/ρw(g). अब इसमें वैल्यू डाल लेते हैं। वैल्यू डाल के इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू 0.07 अपॉन रो डब्ल्यू का 10⁻³ इंटू 10। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 3.74 mm। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3.74। तो मॉडरेट लेवल का सवाल था, ये फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है तो हो जाता। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k is fixed at origin 0,0. A point particle of mass m carrying a positive charge q is attached at its other end. The entire system is kept on a smooth horizontal surface. When a point dipole p pointing towards charge q is fixed at origin, the spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position. तो उसके बाद बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम से हमने इसे डेल्टा एल से और डिस्प्लेस किया तो ये अपना एस एच एम करने लग गया। तो इस ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसमें हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो हम जो है पहले तो न्यू इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लेते हैं। के डैश मान लेता हूँ इसे स्प्रिंग का, एल इज इक्वल टू 2kp/L3। ये एल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनिशियली तो लेंथ जीरो ही थी, नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ बोल रखा है तो जीरो ही है इसकी लेंथ। और फिर उसके बाद ये एल डिस्टेंस जो है थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो ये भी एल ही लिखा। ये वैसे होना चाहिए था टोटल लेंथ, पर टोटल लेंथ ही एल है जितना वो एक्सटेंशन हुई उसमें। ठीक है, तो अब फोर्स रेस्टोरिंग लिख लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी। अब डेल्टा एल से अगर हमने और थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया तो के डैश डेल्टा एल प्लस एल माइनस 2kp/Q/L प्लस डेल्टा एल होल क्यूब। इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं क्योंकि डेल्टा एल वेरी वेरी स्मॉलर देन एल है। तो इतना के डैश डेल्टा एल प्लस एल माइनस 2kp/Q/L क्यूब 1 - 3 डेल्टा एल बाय एल।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो के डैश एल और -2kp³/L³ तो सेम ही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमें पता चला है। तो कितना आ जाएगा फिर, के डैश प्लस 6kp³/L4 डेल्टा एल। ठीक है, अब हमें पता है के डैश एल इज इक्वल टू 2kp³/L³, तो के डैश की हमें, या इनफैक्ट 2kp³/L4 की वैल्यू के डैश है। तो फोर्स रिस्टोरिंग क्या आ जाएगा हमारा, 4k डैश डेल्टा एल। तो उससे हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k डैश/m। तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ गई अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 4k डैश/m विच इज इक्वल टू 1/π अंडर रूट k डैश/m। इसमें डेल्टा की वैल्यू पाई हो गई, तो हो गया 3.14। मॉडरेट लेवल का सवाल था ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर वन मोल ऑफ हीलियम गैस enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1। P1 और V1 वॉल्यूम पे 1 मोल। उसके बाद क्या किया, इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V1। आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो 4V1 हो गया वॉल्यूम, तो अपना प्रेशर P1/4 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, इट एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 32V1। एडियाबैटिकली वॉल्यूम हमारा 32V1 हो गया। एडियाबैटिक में हमें पता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और गामा हमारा मोनोटोमिक के लिए 5/3 है। तो जब निकालेंगे तो P1/4 4V1 5/3 इज इक्वल टू P2 32V1 की पावर 5/3। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू हमारी P1/128 आ जाएगी। अब क्या पूछ रखा है, रेशियो ऑफ आइसोथर्मल वर्क बाय एडियाबैटिक वर्क पूछा है। तो वर्क आइसोथर्मल निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू nRT1 ln V2/V1, तो ln4 विच इज इक्वल टू 2P1V1 ln2। और वर्क एडियाबैटिक निकाल लेते हैं, nR डेल्टा टी बाय 1 माइनस गामा का मॉड ले लेंगे। तो nR डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा PV। तो क्या हो गया वो, P1V1/4 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस 5/3। क्या हो गया, 3P1V1/4 अपॉन 2/3 विच इज इक्वल टू 9P1V1/8। अब इसका अगर हम रेशो ले लें, वर्क आइसो बाय वर्क एरिया इज इक्वल टू 16/9 ln2। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा F जो है 16/9 हो गया। F इज इक्वल टू 16/9 विच इज इक्वल टू 1.77 रिपीटिंग। तो इसको अगर ट्रंकेट करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक तो 1.78 हो जाएगा रेशो। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टेशनरी टर्निंग फोक is in resonance with air column in a pipe. If a turning fork is moved with speed of 2 meters per second in front of open end of the pipe and parallel to it, the length of pipe should be changed for the resonance to occur with the moving turning fork. हमें पता ही है डॉपलर इफेक्ट का हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी। If the speed of sound in air is 320, the smallest value of percentage change required in the length of the pipe is dash। तो ठीक है, तो F0 हमारा टर्निंग फोक का कुछ फ्रीक्वेंसी है, और वो रेजोनेट कर रहा है हमारा, तो C बाय एन एयर कॉलम इन अ पाइप, तो C/2L हो जाएगा, 2L1 ले लेते हैं। अब उसकी क्या है, इफ द टर्निंग फोक इज मूव्ड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो मान लेते 2 मीटर पर सेकेंड से उसके पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड क्या हो जाएगी, F0 C/C-2। ठीक है, और ये इक्वल होना चाहिए C/2 L1 प्लस डेल्टा L हो जाएगा कुछ। ठीक है,
ऐसा मान लेते हैं कि दूर जा रही है, चलो दूर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो एफ नॉट सी बाई सी प्लस टू इज इक्वल टू सी बाई टू टाइम्स एल वन प्लस डेल्टा एल से चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा एल से चेंज करना पड़ेगा। तो ये निकाल लेते हैं। तो एफ नॉट इज इक्वल टू सी प्लस टू अपॉन टू बाय एल वन प्लस डेल्टा एल। अब हमें क्या पूछ रखा है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड इन द लेंथ, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज रिक्वायर्ड इन एल। तो अगर हम यहाँ से देखें तो डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, ठीक है। अब डेल्टा एफ कितना है? डेल्टा एफ हो गया एफ नॉट सी बाई सी प्लस टू माइनस सी, इसका मॉडुलस ले लो। तो डेल्टा एफ बाई एफ जो है यहाँ पे एफ नॉट से डिवाइड भी हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? -1 होगा, सॉरी। तो वो हो जाएगा 2 बाई सी प्लस टू इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू 2 बाई 322 इंटू 100। तो ये परसेंटेज कितनी आ गई? 0.6211 आ जाती है। तो 0.62 आंसर हो जाएगा हमारा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऐसा कुछ होता है, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाय कैपिटल आर, where sigma naught is a constant and r is the distance from the center of disk. डिस्क है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इस छोटी सी रिंग की, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लार्ज स्फेरिकल सरफेस दैट encloses the charge disk completely is phi naught। तो टोटल फ्लक्स देख लेते हैं। टोटल फ्लक्स क्या होगा? phi naught is equal to q total by epsilon naught। तो q total निकाल लेते हैं, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर इंटू 2 पाई आर डी आर, जीरो से कैपिटल आर तक। तो क्यू टोटल कितना आ जाएगा? सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय 3 विच इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाय 6। तो हमारा फाई नॉट आ गया, फाई नॉट आ गया सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल रखा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r बाय 4। तो Q r बाय 4 तक ही निकालना है, तो लिमिट 0 से r बाय 4 तक हो जाएगी। तो कितना जाएगा? सिग्मा नॉट 2 पाई r स्क्वायर बाय 32 माइनस r स्क्वायर बाय 3 इंटू 4 का क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब कितना जाएगा? 64। तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाय 32 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 1 बाय 6 विच इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर बाय 32 इंटू 5 बाय 6। तो 5 नॉट अपॉन 5 अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा? 1 बाय 6 अपॉन 1 बाय 32 इंटू 5 बाय 6। तो ये कट गया, तो किसका आंसर आ गया? 6.4। तो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें कि आपकी और कोई PYQ वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको और कौन सी PYQ की वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू।